नमस्कार। राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ कपड़ों या गहनों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस मरुस्थलीय प्रदेश के इतिहास, वहाँ के मौसम और वहाँ की जीवन शैली को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस रंग बिरंगी दुनिया में सीधा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वहाँ का पहनावा कैसे एक जीवंत दस्तावेज है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1. राजस्थान के रंग। 2. पुरुषों की पारंपरिक पोशाक। 3. महिलाओं की पारंपरिक पोशाक। 4. वस्त्र कला और तकनीक। 5. आभूषणों की संरचना। और 6. क्षेत्रीय धातु शिल्प और आभूषण। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, राजस्थान के रंग। देखिए, किसी भी जगह का पहनावा वहाँ के मौसम से बहुत ज्यादा तय होता है। राजस्थान के रेगिस्तान में प्रकृति ने भले ही रंगों में थोड़ी कंजूसी की हो, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपने परिधानों को बेहद चटक और रंग बिरंगा बना लिया। इसमें सबसे खास है कसुम्बल। अब आप सोचेंगे, ये कसुम्बल क्या है? दरअसल पारंपरिक राजस्थानी परिधानों में इस्तेमाल होने वाले गहरे लाल रंग को कसुम्बल कहते हैं। मारवाड़ में तो इसे लेकर बाकायदा एक कहावत भी है, जो बताती है कि ये गहरा लाल रंग वहाँ के लोगों की भावनाओं और उनके जीवन का कितना अहम हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पुरुषों की पारंपरिक पोशाक। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में सूती वस्त्रों का इतिहास आज का नहीं है, बल्कि कालीबंगा और आहड़ जैसी प्राचीन सभ्यताओं के समय का है। अब अगर हम पुरुषों के पहनावे की बात करें, तो पगड़ी या साफा सिर्फ सिर ढकने का कपड़ा बिल्कुल नहीं है। ये सीधे तौर पर सम्मान और यहाँ तक कि मौसम से जुड़ा है। जरा सोचिए, हर अवसर और मौसम के लिए एक अलग पगड़ी। जैसे शादियों में मोठुड़ा पहना जाता है, सावन के महीने में लहरिया, दशहरे के खास मौके पर मदील और होली पर फूल पत्ती वाली पगड़ी। है ना एकदम व्यवस्थित और दिलचस्प परंपरा। समय के साथ पहनावे में जो बदलाव आए हैं, उन्हें समझना भी काफी रोचक है। पहले के समय में पुरुष शरीर के ऊपरी हिस्से में अंगरखी पहनते थे। अलग अलग इलाकों में इसके स्थानीय नाम थे, जैसे गाबा, गदर, मिर्जई या डोडी। आज के दौर में भले ही पैंट शर्ट जैसे आधुनिक कपड़ों ने इनकी जगह ले ली हो, लेकिन जोधपुरी कोट आज भी अपनी एक अलग और बेहद शाही पहचान बनाए हुए है। अब हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, महिलाओं की पारंपरिक पोशाक। राजस्थानी महिलाओं के परिधान तो पूरी दुनिया में अपने चटक रंगों और बारीक काम के लिए मशहूर हैं। इनकी मूल पोशाक में मुख्य रूप से घाघरा, कुर्ती कांचली और ओढ़नी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ जिस चीज़ पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है पोमचा। पोमचा कमल के फूल के डिज़ाइन वाली एक खास ओढ़नी होती है, जो नवजात शिशु की माँ पहनती है। और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट कोडिंग है। अगर बेटे का जन्म हुआ है तो पीला पोमचा पहना जाएगा, और अगर बेटी हुई है तो गुलाबी पोमचा। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक खुशखबरी सुनाने का बेहद अनूठा तरीका है। भाग 4 में हम जानेंगे वस्त्रकला और तकनीक के बारे में। सदियों से राजस्थान में रंगाई और छपाई की कला काफी विकसित हुई है, और इनके कुछ बहुत ही विशिष्ट केंद्र हैं। उदाहरण के तौर पर बंधेज यानी टाई एंड डाई तकनीक के लिए सीकर और जोधपुर सबसे प्रमुख हैं। वहीं अगर हम छपाई की बात करें, तो जयपुर के पास स्थित सांगानेर अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों वाले सांगानेरी प्रिंट के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ बगरू प्रिंट है, जिसकी ज्यामितीय आकृतियां और खासकर लाल और काले रंगों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार लगता है। अब आते हैं बारीक धातु की कढ़ाई पर, जिसे गोटा का काम कहा जाता है। सीकर जिले का खंडेला इसका सबसे मुख्य केंद्र है। इस कला में इस्तेमाल होने वाली स्थानीय शब्दावली भी बहुत दिलचस्प है। जैसे अगर गोटे की चौड़ाई ज्यादा है तो उसे लपा कहते हैं, और कम चौड़ाई वाले को लपी। इसके अलावा किनारों पर लगने वाले किरण, गोखरू और बांकड़ी भी इसी कला का हिस्सा हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही इन वस्त्रों को इतना खास बनाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, आभूषणों की संरचना। यहाँ से हम एक बेहद चमकदार दुनिया में कदम रखने वाले हैं। राजस्थान में सिर से लेकर पैर तक आभूषण पहनने की एक लंबी और ऐतिहासिक परंपरा रही है। अगर हम राजस्थानी महिलाओं के आभूषणों का एक शारीरिक नक्शा देखें, तो हर एक गहने का शरीर पर अपना एक तय और वैज्ञानिक स्थान होता है। ये संरचना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम जिन भारी भरकम शब्दों और गहनों की बात करने वाले हैं, ये उसका एक मजबूत आधार बनाएगा।
शुरुआत करते हैं सिर और माथे से। यहाँ बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टीका जैसे भारी आभूषण सजे होते हैं। अब गले की बात करें तो टुस्सी, कंठी, हंसली, तिमनिया, चंपाकली और मांदलिया जैसे आभूषण पहने जाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ सिर और गले के लिए ही कितने सारे आभूषण हैं। इन नामों की विविधता ही दिखाती है कि ये कला कितनी बारीकी से विकसित हुई होगी। सिर और गले के बाद अब हाथों और शरीर के निचले हिस्से की तरफ चलते हैं। बाहों और हाथों में कड़ा, चूड़ी, बंगड़ी और हथफूल पहने जाते हैं। कमर की सजावट के लिए कंदोरा नाम का आभूषण होता है और पैरों में वहां पायल, नेवरी, झांझर और रमझूल जैसे आभूषण होते हैं। और हाँ, ये पैरों के आभूषण चलते समय एक बहुत ही मधुर ध्वनि भी पैदा करते हैं, जो इस पूरे पहनावे में एक संगीत सा जोड़ देता है। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसे आभूषण के बारे में बताता हूँ जो सच में आपको थोड़ा हैरान कर देगा। इसका नाम है चूंप। और पता है ये कहाँ पहना जाता है? किसी हाथ या पैर में नहीं, बल्कि सीधे दांतों में। जी हाँ, ये सोने की एक बहुत ही छोटी सी कील होती है जिसे दांतों के बीच जड़ दिया जाता है। ये उस दौर में सुंदरता को लेकर उनके बेहद सूक्ष्म और अनोखे दृष्टिकोण को दर्शाता है ना कमाल की बात? वैसे आभूषणों का शौक सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अगर आप आज भी देखें तो पुरुष कानों में मुर्कियां, लौंग और झाले पहने हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा छोटे बच्चों को भी बुरी नज़र से बचाने के लिए कड़ा और हंसली पहनाई जाती है। साथ ही कान छिदवाकर सोने या चांदी की कुड़क पहनाने का भी चलन है। अब हम अपने आखिरी और छठे भाग पर पहुंच गए हैं, क्षेत्रीय धातु शिल्प और आभूषण। अगर हम इन आभूषणों के निर्माण की बात करें तो राजस्थान में धातु शिल्प के 3 प्रमुख केंद्र हैं जो पूरे भारत में मशहूर है। पहला है जयपुर का जौहरी बाजार, जो रत्नों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दूसरा है नाथद्वारा, जो अपनी तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चांदी के बेहद बारीक तारों का काम होता है। और तीसरा है प्रतापगढ़, जो अपनी अद्भुत थेवा कला के लिए मशहूर है। इसमें कांच के ऊपर सोने का बहुत ही सूक्ष्म और बारीक काम किया जाता है। ये कला सच में देखने लायक होती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले क्यों ना आपकी याददाश्त को थोड़ा परखा जाए। शोध सामग्री से ही जुड़ा एक सीधा सा सवाल है, कांच पर सोने की थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अ प्रतापगढ़, ब उदयपुर, स चूरू या द झालावाड़? जरा सोचिए। राजस्थानी संस्कृति के इस विस्तृत अध्ययन से हमें साफ पता चलता है कि वहाँ की कला और पहनावे में कितनी जबरदस्त विविधता और एक गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा है। आखिर कपड़े और गहने सिर्फ सजने के लिए नहीं होते, वो हमारी पहचान होते हैं। इस रंग बिरंगी और ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप